नमस्कार। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम चला। हालांकि इसकी शुरुआत तो पिछले इसका जो सिलसिला है वो तो पिछले लगभग 15-20 दिनों से चल रहा था, लेकिन इसकी परिणति हुई शुक्रवार को। आप सब जानते ही हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जा रहे हैं और राज्यसभा के लिए वो मनोनीत हो चुके हैं, चुने जा चुके हैं बिहार से, जेडीयू के कोटे से। और बिहार में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। 14 या 15 अप्रैल तक ये सारा कुछ घटनाक्रम हो जाना है। बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। ये एक बड़ा घटनाक्रम पहले से तय हो चुका है, स्क्रिप्टेड है, बस इसका अनुपालन होना शेष है। इस सब घटनाक्रम के बीच मैंने एक अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो भी बनाया था कुछ दिन पहले, और उसमें यह बताया था कि राज्यसभा सांसद के रूप में हरिवंश नारायण सिंह, जो उपसभापति हैं राज्यसभा में, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। अब वो राज्यसभा के सांसद नहीं हैं। लेकिन सब लोग जानते हैं कि 16 अप्रैल से ही राज्यसभा का और लोकसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, 3 दिन का, जिसमें महिला आरक्षण बिल को फिर से संशोधित रूप में सरकार रखने जा रही है। और इस महत्वपूर्ण सत्र से पहले हरिवंश नारायण सिंह की आवश्यकता है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार यह जानती है कि राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के साथ और बाकी सभी सांसदों के साथ कोऑर्डिनेशन के रूप में हरिवंश नारायण सिंह का जो अनुभव है वो 8 साल का हो चुका है। 2018 में वो 2 साल के लिए जेडीयू के कोटे से राज्यसभा सांसद बने, फिर 2020 में उनको फिर से नॉमिनेट किया गया। लेकिन उनकी बीजेपी के साथ, चूंकि वो दिल्ली की राजनीति में रहे हैं, तो बीजेपी के साथ उनकी करीबी बढ़ते रहने के कारण अब जेडीयू ने उनको नामांकित करने से बंद कर दिया और इस बार अपने लोगों को उन्होंने राज्यसभा में भेजा। इस सब के बीच अटकलें लग रही थी कि क्या हरिवंश नारायण सिंह फिर से जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि प्रभात खबर एक जाना माना अखबार है बिहार का, उसके संपादक रहे हैं हरिवंश नारायण सिंह और 9 अगस्त 2018 से राज्यसभा के उपसभापति के संवैधानिक पद को वो सुशोभित कर रहे हैं। उनका उच्च सदन में दूसरा कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गया और यह एक स्थापित राजनीतिक परंपरा रही है कि किसी भी नेता को उच्च सदन में भेजने के लिए उसकी मूल पार्टी राज्य विधानसभा में अपने विधायकों के संख्या बल के आधार पर उसे टिकट देती है। हरिवंश को 2014 और 2020 में जनता दल यूनाइटेड द्वारा ही बिहार से राज्यसभा भेजा गया था, परंतु इस बार जेडीयू नेतृत्व ने एक कठोर निर्णय लिया और उन्हें पुनः नामित करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसकी कई और वजह हैं जिन्हें मैं आपको आगे बताऊंगा। और राजनीतिक हलकों में यह व्यापक अटकलें लगाई जाने लगी थी कि शायद हरिवंश का संसदीय और राजनीतिक कैरियर अब समाप्त हो रहा है। लेकिन इन सभी अटकलों पर तब पूर्ण विराम लग गया जब शुक्रवार को यानी कि 10 अप्रैल को भारत सरकार की आधिकारिक सूचना के माध्यम से यह घोषित किया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया है। यानी कि उनके गुरु नीतीश कुमार की शपथ हुई शुक्रवार को और उसी के कुछ समय के बाद हरिवंश नारायण की भी शपथ हुई। और मैं बता दूं आपको, दोनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किए। नीतीश कुमार को लेकर 2 मिनट पहले किया और 2 मिनट बाद ही हरिवंश को बधाई देते हुए उन्होंने ट्वीट किया। अनुच्छेद 80 के तहत, आर्टिकल 80 के तहत मनोनयन का संवैधानिक आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 उच्च सदन की संरचना को परिभाषित करता है। इस अनुच्छेद के उपखंड 1 और खंड 3 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है कि वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले अधिकतम 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। हरिवंश नारायण सिंह को मनोनयन की इसी संवैधानिक प्रावधान के तहत पत्रकारिता, जर्नलिज्म और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान को आधार बनाकर मनोनीत किया गया है। और यह मनोनयन पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति के कारण मार्च 2026 में रिक्त हुई सीट को भरने के लिए किया गया। 69 वर्षीय हरिवंश का जन्म 30 जून 1956 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में उन्होंने पीजी की डिग्री ली, पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और राजनीति में सक्रिय होने से पूर्व उनका पत्रकारिता का एक लंबा इतिहास रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के मीडिया सलाहकार भी हो रहे हैं और केंद्र सरकार ने उनके अनुभव को देखते हुए, उनके जो बौद्धिक पृष्ठभूमि है उसको देखते हुए अपने कोटे से, यानी कि केंद्र सरकार ने अपने कोटे से उनको भेजने की ये प्रयास किया। लेकिन यहां पर यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि जब उनकी केंद्र में इतनी बढ़िया रेपुटेशन है तो जेडीयू ने उन्हें फिर से क्यों नहीं भेजा। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और यह वजह दोस्तों एक दिन में विकसित नहीं हुई, बल्कि यह पार्टी और उनके बीच वर्षों से पनप रहे गहरे वैचारिक राजनीतिक अलगाव का एक परिणाम है। इस अलगाव के 3 प्रमुख ऐतिहासिक चरण रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अगस्त 2022 का वो समय जब नीतीश कुमार एक अप्रत्याशित राजनीतिक कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए से नाता छोड़कर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिल गए थे और सरकार बना ली थी। आपको पता ही होगा 2022 में लालू और कांग्रेस के साथ मिलकर इनको सरकार बना ली थी। महागठबंधन टूटने की इस कड़वाहट के बीच जेडीयू आलाकमान और पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह, जो इस समय केंद्र में मंत्री हैं, उनको यह पूरी उम्मीद थी कि पार्टी के वफादार सिपाही होने के नाते हरिवंश भी राज्यसभा के उपसभापति पद से तत्काल इस्तीफा दे देंगे। यहां तक कि लल्लन सिंह द्वारा बुलाई गई एनडीए से अलग होने वाली एक निर्णायक बैठक में हरिवंश को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे पटना गए नहीं। हरिवंश ने यह दृढ़ तर्क देते हुए पद छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया कि उपसभापति का पद एक संवैधानिक पद है, न कि कोई राजनीतिक नियुक्ति, और इसलिए दलगत राजनीति के बदलावों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये, और उन्होंने नैतिक रूप से सही किया था। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी मई 2023 में जब नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह था और प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का उद्घाटन करने जा रहे थे, तो देश के सभी लगभग प्रमुख विपक्षी दलों ने इसका बायकॉट किया था और उस समय जेडीयू भी बायकॉट में शामिल हुआ था और इस समारोह का पूर्ण बहिष्कार किया गया था। लेकिन हरिवंश ने न केवल इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया, बल्कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मंच भी साझा किया। इस घटना ने जेडीयू नेतृत्व को अत्यंत क्षुब्ध कर दिया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने सार्वजनिक रूप से उन पर तीखा हमला करते हुए यह कहा था कि अगस्त 2022 से ही हरिवंश भाजपा के एक अनुचर के रूप में कार्य कर रहे हैं और यह ऐतिहासिक तथ्य भूल गए हैं कि उन्हें उच्च सदन में भेजने के लिए सभी राजनीतिक दलों से समर्थन जुटाकर उपसभापति बनवाने का श्रेय केवल नीतीश कुमार को जाता है। यह बात सही भी है, उस समय तो ऐसा ही हुआ था। लेकिन हरिवंश भी अपनी जगह सही थे कि भाई मुझे संवैधानिक पद मिला है, कोई ये राजनीतिक पद नहीं है, मैं इसे क्यों छोड़ दूं। इसे पार्टी विरोधी गतिविधि मानी गई। भाजपा नेतृत्व के साथ उनकी निकटता बढ़ रही थी। जेडीयू नेतृत्व ने 2026 के जो द्विवार्षिक चुनाव अभी हाल ही में हुए, उसमें सिद्धांतिक रूप से निर्णय लिया कि वो हरिवंश को अपना अधिकृत उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। शायद उन्हें यह लग भी गया होगा कि अगर वो नहीं भी बनाएंगे तो भाजपा उन्हें इसमें जरूर भेज देगी। और देखिए, इसकी केंद्र सरकार के सामने बहुत सारी वजहें हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि 16 अप्रैल से एक विशेष सत्र होने वाला है, 16, 17, 18 का, जिसमें महिला आरक्षण संशोधन विधेयक आ रहा है और हरिवंश को राज्य विधानसभा के मार्ग से संसद में ना भेजना, केंद्र की भाजपा सरकार ने तुरंत अपनी कूटनीतिक मशीनरी को सक्रिय कर दिया और केंद्र सरकार द्वारा इतनी तत्परता से राष्ट्रपति मनोनयन का मार्ग चुनकर हरिवंश को पुनः सदन में लाना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि वे एनडीए के फ्लोर मैनेजमेंट और विधायी रणनीतियों की सबसे महत्वपूर्ण धुरी बन चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, उपराष्ट्रपति अभी नए नए बने, उन्हें इतना अनुभव भी नहीं है। एक ऐसे जटिल राजनीतिक समय में जब 245 सदस्य राज्यसभा में एनडीए के पास 141 सदस्य ही हैं, जिसमें बीजेपी के अपने 105, अन्ना द्रमुक के 5 और एनसीपी के 4 और जेडीयू के 4 सदस्य शामिल हैं। उनके साथ एक सुविधाजनक बहुमत है। सदन के सुचारू संचालन और विवादास्पद सरकारी एजेंडे को पारित कराने के लिए पीठासीन अधिकारी की भूमिका अत्यधिक संवेदनशील और निर्णायक मानी जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिसकी वजह से आज हरिवंश को फिर से नरेंद्र मोदी ने भेजा है राज्यसभा में। इसका सबसे बड़ा रीजन कृषि कानूनों वाला मुद्दा है। हरिवंश ने 2018 में पहली बार उपसभापति का चुनाव जीता था, जब उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता बीके हरिप्रसाद को 125 के मुकाबले 105 मतों से पराजित किया था। इसके पश्चात 14 सितंबर 2020 को उन्हें ध्वनि मत से इस पद पर फिर से चुना गया।
एनडीए सरकार के सबसे बड़े, सबसे कंट्रोवर्शियल और ऐतिहासिक विधेयकों को भारी विपक्षी हंगामे के बीच पारित कराने में उनकी भूमिका रही है और एक अचूक संकट मोचक के रूप में रहे हैं वो। देखिए, सितंबर 2020 का वो समय कैसे भूला जा सकता है जब राज्यसभा से कृषि कानून, फार्म लॉज पास हो रहे थे। उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपना जवाब दे रहे थे जब सदन में अभूतपूर्व अराजकता और हंगामा उत्पन्न हो गया था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन सहित कई विपक्षी सांसद वेल में आ गए थे। उन्होंने पीठासीन अधिकारी यानी कि हरिवंश के सामने रूल बुक फाड़ने का प्रयास किया था, उनके पोडियम के माइक्रोफोन को नुकसान पहुंचाया था और सदन के पटल पर धरना दिया था। संजय सिंह वगैरह तो कुर्सियों पर चढ़ गए थे और विपक्ष की मुख्य यह मांग थी कि इन कानूनों को पारित करने के लिए डिवीजन ऑफ वोट्स कराया जाए, यानी कि मत विभाजन कराया जाए। ऐसी चरम अराजकता और दबाव के बीच हरिवंश के रूप में एक असाधारण धैर्य और नियमों की गहरी समझ का प्रदर्शन उपसभापति के पद पर उन्होंने किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी कि संसदीय नियमों और स्थापित परंपराओं के अनुसार मत विभाजन के लिए 2 शर्तें अनिवार्य हैं। पहला, मत विभाजन की मांग होनी चाहिए और दूसरा, सदन का ऑर्डर में होना अत्यंत आवश्यक है। चूंकि विपक्ष के हंगामे के कारण सदन व्यवस्थित नहीं था, इसलिए हरिवंश ने मत विभाजन की मांग को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया और ऐतिहासिक कृषि विधेयकों को भारी शोरगुल के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया था। और आपको बता दूं कि 12 विपक्षी दलों ने हरिवंश के खिलाफ नो ट्रस्ट मोशन पेश किया था, जो बाद में विफल हो गया था। और आपको यह भी याद होगा कि बहुत सारे सांसदों ने बाहर, पुराने वाली संसद जो हुआ करती थी उसके बाहर दिन रात का एक धरना दिया था और हरिवंश जी सुबह के समय उन सब के लिए चाय लेकर के वहां पहुंचे थे, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी कि यह होती है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, कि ठीक है आप पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी हैं लेकिन बाहर आप सब एक हैं। और इसके अलावा अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को लेकर के जब हटाया गया था और सीएए, ये सब उन्हीं के समय में पारित हुए थे। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि ये केवल हरिवंश की ही आवश्यकता थी कि उनको राज्यसभा में फिर से मनोनीत कराया जाए। उनके एक्सपीरियंस की, उनकी पर्सनैलिटी की, सभी चीजों को जोड़ मोड़ कर एक ऐसा पैकेज अपने आप में हरिवंश जी हैं कि भले ही वो कद में छोटे हैं लेकिन उनका ऑरा बहुत बड़ा है। और यही वजह है कि सरकार आने वाले समय में बहुत सारे, जो मानसून सत्र होगा उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल पेश करने जा रही है। उन सब को पास कराने में राज्यसभा में हरिवंश की बड़ी भूमिका को देखते हुए मोदी सरकार ने उन्हें फिर से मनोनीत करने का फैसला किया। और ये जो 12 सांसदों की मनोनीत देने वाली कैटेगरी होती है, इसका दर्जा ही कुछ और होता है, इसका मान सम्मान ही कुछ और होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।